सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो जो हमारे पास अनसोल्ड राजीव का अनसोल्ड पेपर है, तो उसमें 2020 और सेट नंबर पहला हल कराने वाले हैं और ये पेपर बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको हल कैसे करते हैं, ज़रा ध्यान समझिएगा। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां तक जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो उन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझ लेते हो, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, एक से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, ये पहला प्रश्न आपको करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर पहला, यानी कि पहले का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 से 15 तक की सम संख्याएं पहले लिखिए आप। तो 1 से 15 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और ये 14 है। तो हमसे क्या पूछा? समांतर माध्य पूछा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे आप समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और 2 16, 16 बटा 2, तो इसका आंसर निकलेगा 8। ठीक है, जब संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, तो आपको पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देना। हल करने के बाद प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो उम्मीद है प्रश्न नंबर पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद खा खरगोश देखिएगा, ये तो काफी बच्चों ने कर लिया होगा, फिर भी मैं करके दिखाई दे रहा हूं मैं। खा खरगोश यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए बराबर 4/5, क्योंकि ये हमारा वीडियो हर बच्चा देख रहा है, होशियार बच्चे भी देखते हैं और कमजोर बच्चे भी देखते हैं, तो हम हर प्रश्न बता के चलेंगे। तो tan a का मान पूछा है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा साइन होता है ना, साइन होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे इसको, यानी आपने इसको तो देखा होगा लाल बटे कक्का, ये वाला। ठीक, ये साइन होता लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना? 5 है, तो 5 का वर्ग, आधार हमें पता नहीं, और प्लस लंब कितना है? 4 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 16 को बदल लाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा बराबर आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर 9 निकलेगा, तो आधार का वर्ग बराबर 3 पे घात 2, ये घात से घात चली जाएगी, तो a बराबर 3 निकलेगा हमारा, a बराबर 3। तो हमसे tan का मान पूछा गया है, तो tan a, तो प्यारे बच्चों tan होता है ना लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार लिख देंगे। तो लंब कितना है हमारा? लंब है हमारा 4, तो यहाँ पे 4 और आधार 3 निकला, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो ये हो गया प्रश्न का आंसर 4/3। तो हमने खा खरगोश प्रश्न को हल किया था, तो जिसका आंसर 4/3 आ गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर गा का मिला है, यदि समीकरण ये दिया हुआ कि मूल बराबर है तो सी का मान कितना होगा। ठीक, इसको देखिए। तो प्रश्न नंबर लिखना है पहले का गा। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0, मूल समान है। तो प्यारे बच्चों, जब मूल समान होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर आपको 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर 0। ये b का मान -8 है, a का मान 2 है और c का मान c रहेगा हमारा। ठीक है, तो मान लगा दीजिए। तो b की जगह पे -8 का वर्ग -4, a की जगह पे 2 लगाना है और c की जगह पे c ही रहेगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 64 और -8c और बराबर 0। इस 64 को उधर भेजिए, तो माइनस का 8c बराबर माइनस का 64, माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 1 8 और 8 8 64, तो c बराबर 8 निकल के आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर गा का जो आंसर निकलेगा वो हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर यानी ये चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं हमें। तो प्रश्न नंबर पहले का गा,
तो -2, 6 और -2, 10, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अभी काफी बच्चों को सूत्र भी नहीं याद हुए हैं, पता नहीं क्या करेंगे ये। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, सॉरी ये y1 का मान है, ये y2 का मान है। मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो x1 का मान -2 और x2 का मान -2 बटा 2 और y1 का मान 6 और प्लस 10 बटा 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं, थोड़ा जल्दी करेंगे हम। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, -4 हो जाएगा और -4 में 2 का भाग लगाएंगे तो -2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो यही हो गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, -2, 8। इसका विकल्प दिखा दें आपको, -2, 8, -2, 8 इसका ये नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, इसका 5वां है। तो यहाँ पर इस आकृति में PTO का मान ज्ञात करना है, PTQ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार की आपको आकृति मिल जाए तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 110 का ये है भैया, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से 110 घटा दो तो आंसर आ जाएगा 70, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे वो देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बना लें एक चित्र में, ये वृत्त का केंद्र है और ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है P, यहाँ पे लिखा हुआ है Q, यहाँ पे लिखा हुआ है O और यहाँ पे लिखा हुआ है T, और ये हमारा कोण है 110 अंश का। और प्यारे बच्चों, ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये वाला जो बिंदु होता है ना, स्पर्श बिंदु कहलाता है, ये हमारा स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे ये वाला कोण 90 अंश का होता है और ये हमारा 90 अंश का कोण होता है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखना है हमें कोण POQ और प्लस कोण PTQ बराबर 180 अंश। अगर विकल्प में आ जाए तो 180 में ये वाला कोण घटा दो तो ये वाला मिल जाएगा हमें। ठीक है, लिखने के लिए तो ऐसे कर देना है। तो इसका मान कितना, 110 प्लस कोण PTQ बराबर 180 अंश। 110 को उधर भेजिए, कोण PTQ 180 माइनस 110, तो कोण PTQ बराबर हो जाएगा हमारा 70 अंश। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 चम्मच है हमारा। यहाँ पे कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई स्क्वायर दे रखा है। तो आधार, उसके आधार का व्यास कितना होगा, तो व्यास बताना है हमें। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो पहले का चा, तो यहाँ पे है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 9 पाई, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। ये पाई से पाई मारा जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर, इस 9 को लिखेंगे 3 पे घात दो तो घात से घात चली जाएगी। तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर निकल के आ गया। लेकिन बेटा हमसे आर नहीं पूछा, व्यास पूछा है। तो नई लाइन से लिखेंगे व्यास बराबर 2r। आर का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो 2 गुणा 3 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो इसका विकल्प नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का है, इसको देखिएगा। तो दूसरे का ये चित्र दिया हुआ है। तो इस चित्र में ये वाली भुजा हमारी, ये वाली भुजा 4 है, इतनी 2 है, और ये पता नहीं और ये भी नहीं पता हमें। ठीक, तो कैसे कर लेंगे देखिएगा इसको। तो इसका हम चित्र बनाएंगे। यहाँ पे बेटा हमारा वृत्त का केंद्र है और ये हमारी वृत्त की जीवा है। ठीक, और ये एक वृत्त की जीवा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है C और यहाँ पे लिखा हुआ है E, यहाँ पे लिखा हुआ D
ये ए है और ये बी है, तो ये वाली दूरी हमारी 4 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 है, और ये वाली दूरी हमारी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ए ई इंटू ई बी का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा, देखो जब भी इस प्रकार का चित्र मिल जाए और ऐसी जीवाएं मिल जाए तो आप क्या करेंगे देखिएगा। तो पहले इसको लिखने का तरीका देखिए, तो यहाँ पे हमें लिखना पहले हल। यहाँ पे 2 जीवाएं हैं, ठीक है, तो पहले लिखेंगे आप कोई से लिख लो, ए ई इंटू ई बी। क्या लिखना हमें, ए ई इंटू ई बी बराबर। इसी प्रकार दूसरी जीवा लिखनी है, सी ई और गुणा ई डी, ऐसे करके लिखना आपको जब इस प्रकार का चित्र मिल जाए। तो देखो यहाँ पे इसमें तो कुछ पता नहीं है, तो ए ई गुणा ई बी बराबर, अब ई सी की माप, सी ई की माप कितनी है, सी की माप 4 है तो 4 यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद ई डी की माप कितनी 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे, इसका गुणा करा दीजिए, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न का हल। अगला प्रश्न देखिएगा इसमें। अब इसमें ये वाला प्रश्न आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक, ये भी नहीं है और ये गागमला भी नहीं, यहाँ पे स्टार बनाना भूल गया है, लेकिन ये वाला प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद घाघड़ी देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये है प्रश्न। चलिए समझिएगा इसको भी। तो प्रश्न नंबर दूसरे का घाघड़ी। प्यारे बच्चों, जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम, तो यहां पे लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम होते हैं 6, और 6 कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये हमारे कुल परिणाम होते हैं। अब प्रश्न करा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कितनी है वो देखिएगा, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो प्रायिकता पी ई बराबर लिख दीजिए, पी ई अनुकूल परिणाम, ये हमारे अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने 3 है और कुल परिणाम कितना 6 है, तो 3 1 3 3 2 6, तो इसका आंसर निकलेगा 1/2, तो ये भी हमारा हल हो गया। अब इसके बाद यहाँ से प्रश्न नंबर चलेगा हमारा 3, उसको देखेगा। प्रश्न नंबर 3 है द्विघात समीकरण x² प्लस 2xb माइनस a² माइनस b² को हल कीजिए, ये है प्रश्न हमारा। चलिए भाई इसको भी देख लीजिए। तो जो हमारा द्विघात समीकरण है x² प्लस 2bx माइनस a² माइनस b² और बराबर 0, तो इसमें ए बी सी के मान छाटेंगे पहले हम। तो प्यारे बच्चों a बराबर 1 मिलेगा और b बराबर ये 2b मिलेगा, 2b, ठीक है, और c बराबर हो जाएगा माइनस a² माइनस b², ये हमारा पूरा c का मान हो जाएगा। तो सबसे पहले d निकालेंगे, तो d बराबर b² माइनस 4ac, मान लगाइए भाई, b का मान ये रहा 2b का होल वर्ग माइनस 4, a का मान 1 और c का मान ये पूरा है, तो यहाँ पे माइनस 2 कोष्ठ लगेंगे, ठीक, माइनस a² माइनस b², इस प्रकार। तो ये जाएगा 4b², तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस माइनस प्लस, फिर 4a² माइनस b², जब कोष्ठक से बाहर नहीं गुणा करिए तो 4b² और ये बनेगा हमारा प्लस 4a² और माइनस 4b², इससे ये मारा जाएगा, तो d का मान निकलेगा 4a², ये d का मान निकल के आ गया। अब हमारा यहाँ से लगेगा श्रीधराचार्य सूत्र, वो देखिएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। और b का मान कितना है 2b है, तो b की जगह पे 2b रहेगा हमारा, और प्लस माइनस अंडर रूट, और d का मान हमारा है 4a² और बटा 2a, और a का मान कितना है प्यारे बच्चों, देखो a का मान 1 है, यहाँ पे देखिए, तो इसकी जगह 1 लगाइए, गुणा 2 गुणा 1, और थोड़ा आगे बढ़िए, तो माइनस 2b प्लस माइनस, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2a का वर्ग, इस प्रकार। तो इस 2 से अंडर रूट चला जाएगा, नीचे बचेगा 2 हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b और प्लस माइनस
2a और बटा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। जब ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे, ऊपर से जब 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का b प्लस माइनस a बटा 2, ये से कट जाएगा। तो हमारा x बराबर होगा माइनस b और प्लस माइनस a। तो यही आ गया बेटा प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए इनमें से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से। अब इसके बाद हमारा तीसरे का खा खरगोश है, उसको देखिएगा। तो प्रश्न है तीसरे का खा खरगोश। यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर तीसरे का खा है हमारा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6। तो यहाँ पे लिखना है पी रमेश बराबर, यानी कि हमारी जीतने की प्रायिकता हो गई है 1/6। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करना है, पी रमेश। अब ये देखो, ये वाली प्रायिकता जीतने की प्रायिकता होती है और ये वाली प्रायिकता होगी ना जीतने की प्रायिकता। ये हमारी जीतने की प्रायिकता, ये ना जीतने की प्रायिकता। तो ना जीतने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, 6 में से ये 1 घटा दो, इस 6 में से 1 घटा दो, कितना बचा 5। तो लिखेंगे 5/6। देखो ये रमेश द्वारा जीतने की प्रायिकता है और ये रमेश द्वारा हारने की प्रायिकता है। इसके बाद आगे देखिएगा उमेश है, तो पी उमेश की जीतने की प्रायिकता कितनी, 1/8 है। तो इसके हारने की प्रायिकता कितनी होगी, पी उमेश के ऊपर बार लगा देंगे तो 8 में से 1 घटा देंगे तो 7/8। ये हमारी हारने की प्रायिकता है और ये हमारी जीतने की प्रायिकता है। तो हमसे पूछा गया है किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता। तो नई लाइन से लिखना हमें, किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, ना जीतने की प्रायिकता बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश की हारने की प्रायिकता इंटू और उमेश की भी हारने की प्रायिकता का गुणनफल, इनका मान लगा दीजिए। तो ये 5/6, ये 7/8। तो गुणा करिए 35/7 पन्ना 35 और 8 संग 48। तो इसका आंसर आ जाएगा 35/48। तो ये प्रश्न का हो गया हल। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है तीसरे का, ये गागमला सिलेबस में है नहीं, कहागड़ी पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा बाई का मान ज्ञात कीजिए। बाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे तीसरे का घाघड़ी। तो यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र लगाना हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, -3 और 10, 22। ठीक, बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर कितनी दे रखी है, 10 दे रखी। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, इधर बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर 10। ठीक, और ये रहेगा प्यारे बच्चों हमारा अंडर रूट। तो x1 y1 के मान लगाइए, x1 का मान 2 है और x2 का मान 10 है का होल वर्ग प्लस y1 का मान -3 है और y2 का मान y है, इसका होल वर्ग। ये रहा अंडर रूट, बराबर ही हो जाएगा 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा -8 का वर्ग प्लस -3 -y का होल वर्ग बराबर, इधर से अंडू हटेगा तो इधर घात 10, इधर से अंडू हटेगा तो इधर घात लग जाएगी, 10 पे घात 2 बन जाएगा हमारा। ये बन जाएगा 64 प्लस -3 -y का वर्ग और बराबर ये बन जाएगा हमारा 100 को इस 64 को उधर भेजेंगे, -3 -y का वर्ग बराबर ये बन जाएगा 100 माइनस का 64 -3 -y का वर्ग बराबर ये हो जाएगा हमारा 36। अब इधर से घात हटेगी, देखो जब अंडर हटेगा तो घात 2 लगेगी और जब घात हटेगी तो अंडर लगेगा। तो -3 -y पे घात तो चली गई है, तो प्लस माइनस अंडर 36 इस प्रकार। तो यहाँ पे बढ़ा के लिखना थोड़ा, -3 -y
बराबर ये हमारा हो जाएगा +-6। अब प्यारे बच्चों -3 को उधर भेजिए तो -22 बराबर +-6 और प्लस का 3। अब यहीं पर एक बार चिन्ह लेंगे प्लस का और एक बार लेंगे माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब यहाँ पर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो ये वाला चिन्ह बदलेगा। तो -22 बराबर 6 और प्लस का 3, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे हम, तो -22 बराबर 9। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह 9 में लगा देंगे तो 22 बराबर -9, इतना एक तो ये निकल के आ गया। अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये वाला चिन्ह हटेगा, ठीक, यहाँ पे बदलेगा। तो -22 बराबर -6 और प्लस का 3, तो -22 बराबर -3, माइनस से माइनस मारा जाएगा तो 22 बराबर 3। तो यही दो आंसर निकल के आ गए, एक 22 बराबर 3 है और एक 22 बराबर -9 है। तो ये आगे प्रश्न के आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अब आप यहाँ से एक बार हम आंसर में चेक कर लें, ठीक है, फिर बाद में आप लोग कहते हो सर आंसर सही नहीं आया। चलिए आगे थोड़ा बढ़िए। अब इसका घाघड़ी हो गया, ठीक है, एक बार प्रश्न आपको दिखा दें हम। अब ये आपके सिलेबस में है नहीं बेटा, ठीक है, कबूतर खरगोश है नहीं, गमला देखिएगा। यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप इतनी है तो गोले का आयतन कितना, ये बताना हमें इसमें। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर डाल रहे हैं हम, चौथे का गा गमला। तो यहाँ पे लिखा हुआ गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, तो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर दिया हुआ है 36 पाई और गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r² बराबर 36 पाई। तो प्यारे बच्चों ये पाई से पाई कट जाएगा, फिर 4 एकन 4, 4 नेम 36, तो r² बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो r² बराबर 9 को लिखेंगे 3 पे घात 2, घात से घात कट जाएगी, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गोले का आयतन कितना होगा, तो नई लाइन से सूत्र लगा देना हमें। गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। और प्यारे बच्चों इसमें पाई का मान नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 पाई और गुणा r का मान 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 3 से 3 मारा जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, 36 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया प्रश्न का हल हमारा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप, और इसका जो आंसर है वो आंसर गलत दे रखा है। मेरे पास एक अग्रवाल का आंसर पेपर है, तो देखो यहाँ पे चौथे का गा गमला है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 36 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रश्न दिखा दें हम आपको, चौथे का गा गमला। देखो बेटा मैंने यही तो प्रश्न हल कराया था, चौथे का गा, इसका जो आंसर है हमारा चौथे का गा 36 पाई घन सेंटीमीटर। लेकिन जो आपके अनसोल्ड में वो आंसर गलत है, हमारा यही वाला सही है, परेशान ना हो आप। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बाद हमारा अगला प्रश्न है गा गमला, उसको देखिए, सॉरी घाघड़ी है। यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने इतने के मूल हैं तो इसका मान कितना है, ये बताना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न, इसको ध्यान समझिएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का घाघड़ी। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस का 5 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों से मैं ABC के मान छाटेंगे, तो A बराबर हो जाएगा B 2 और B बराबर -3 और C बराबर 5। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, इसके आगे थोड़ा एक लाइन लिख लो, के मूल अल्फा तथा बीटा है। अब प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो मूलों का योगफल -B/A होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -B का मान -3 है, A का मान 2 है, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये निकलेगा 3/2, यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बटा 2, वो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2। अब मूलों का गुणनफल लिखना, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C/A। C का मान 5 है, A का मान 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर निकलेगा 5/2। अब जो प्रश्न में हमसे पूछा गया उसका मान ज्ञात करना है। तो हमसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस
बीटा स्क्वायर अल्फा इसका मान पूछा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा और बीटा कॉमन लेंगे। जब हम अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा अंदर, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा बीटा, यहाँ पर भी अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान 5/2, तो यहाँ पे 5/2। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लगा दीजिए, हल करिए। 5 3 15, 2 दूनी 4, 15/4 प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखो ये प्रश्न जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि भैया ये आ भी सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए समझिए। तो प्रश्न नंबर 5 में का तो यहाँ पे है 2x + 1 बटा x का होल वर्ग प्लस 4 बराबर 5। यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1 बटा x। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो आप यहाँ पे लिखिए 2x + 1 बटा x बराबर 22 रखने पर, यानी यहाँ पर 22 लगाएंगे और यहाँ पर 22 लगाएंगे। तो जब यहाँ पे 22 रखेंगे तो 22² हो जाएगा, तो 22² प्लस 4, और यहाँ पे 22 लगाएंगे तो 5/22 हो जाएगा हमारा। और इस 5/22 को तो अंदर ले आइए, 22² माइनस का 5/22 और प्लस का ये 4 और बराबर 0। इस प्रकार अब इसके काटिए गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 22² माइनस का 4/22 और माइनस का 22 और प्लस का 4 बराबर 0। ये हो गया इसके गुणनखंड। तो 22 कामन लेंगे तो 22 - 4, यहाँ से -1 कामन लेंगे, तो जब -1 कामन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 - 4 बराबर 0। तो 22 - 4 और 22 - 1 बराबर 0। तो पहले इसको उठाएंगे, 22 - 4 बराबर 0, 22 4 को उधर भेजिए, तो 22 माइनस यानी 22 बराबर 4 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 22 है ना, 22 का मान कितना था, देखो 22 की जगह पे दोबारा मान ये बार लगा दीजिए। तो 22 की जगह पे लिखना है 2x + 1 बटा x बराबर 4। कैसे गुणा करिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये 4x बराबर हो जाएगा 2x + 1, इस 2x को उधर ले आइए, 4x माइनस 2x बराबर 1, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर निकलेगा 1/2। इस प्रकार थोड़ा और आगे बढ़िएगा। मैंने ये वाला गुणनखंड छोड़ दिया था, अब इसको लिखिए 22 - 1 बराबर 0, 22 को उधर ले जाइए, 22 बराबर 1। अब 22 की जगह पे दोबारा ये वाला मान लगा दीजिए, तो 22 की जगह पे लिखेंगे 2x + 1 बटा x बराबर 1। कैसे गुणा करिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो 2x + 1 बराबर x, इस x को उधर लाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, तो 2x माइनस x बराबर -1, तो x बराबर -1। तो प्यारे बच्चों जो प्रश्न के आंसर निकले हैं हमारे -1, 1/2। तो इस प्रकार ये प्रश्न हम हल करते हैं। ठीक, चलो जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 5 में का खा खरगोश, उसको देखिएगा। तो जो 5 में का खा खरगोश है हमारा, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है 1 प्लस सेके और बटा सेके बराबर है हमारा sin² बटा 1 माइनस कॉस है। ठीक है, चलिए समझिए भाई इसको। तो इस प्रश्न को LHS से हल करो, थोड़ा सही रहेगा। इधर से थोड़ी राइट से हल तो दोनों से हो जाए, किधर से भी कर लीजिए। चलो इससे हल करिए। तो यहाँ पे लिखो LHS बराबर 1 प्लस सेके और बटा सेके। तो इस सेक को लिखेंगे हम 1 + 1 बटा कॉस लिखेंगे इस प्रकार, और बटा इस कॉस को लिखेंगे 1 बटा कॉस है। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 प्लस कॉस है और बटा कॉस है, फिर बटा 1 बटा कॉस है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा हमारा, ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस ए। जब ये इतना बचेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए का गुणा करेंगे और इतने का ही भाग करेंगे। ठीक है, तो जितने का गुणा करो उतने का भाग करो, तो सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 1 माइनस cos² है और बटा 1 माइनस कॉस है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र बन गया है sin² का, sin² है बटा 1 माइनस कॉस ए। तो बस इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो लिखना LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए भाई इस प्रश्न को भी जल्दी से नोट कर लीजिए। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा आप लोग।
प्रश्न नंबर गागमला है, यहाँ पे लिखा हुआ विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, विचलन विधि क्या होती है वो इस प्रश्न में आपको बताने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे इतने टेबल बना के तैयार कर ली। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल में लिखा हुआ है 0 से 10, फिर इसके बाद 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर लिखा हुआ 40 से 50। ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल। जो बारंबारता दे रखी है हमने, बारंबारता है हमारी 5, फिर ये 12, फिर ये 25, फिर ये 10 और फिर ये 8। अब मध्यमान आपको पता ही कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ के आधा किया जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5। अब आप इसमें देखिए कितने कितने का अंतर, 10 10 का अंतर है, तो इसमें 10 10 जोड़िए आप। और भाई यहाँ पे 10 10 का अंतर ना, 10 जोड़िए, तो 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िए 25, और 25 में 10 जोड़िए 35, और 35 में 10 जोड़िए 45। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, करना क्या है देखो। यहाँ पे ए हमारा होता कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या होता, मध्य मान का बीच वाला मान। देखो यहाँ पे d बराबर x माइनस ए चलेगा। तो a क्या है, a हमारा होता कल्पित माध्य। a हमारा है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कहाँ से लाएंगे, जो मध्य मान है ना, मध्य मान के बीच वाला मान, ये कहलाता हमारा कल्पित माध्य। ठीक, ये a का मान मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना, ध्यान समझिएगा इस चीज को। देखो पहले यही वाली पूरी टेबल लिख लो आप। तो पहले 5, 15, 25, 35 और ये 45, यही वाले पूरे मान लिख लिए हमने। और सब में से 25 25 घटाओ, इसमें 25 घटाओ, इसमें भी 25 घटाओ, इसमें भी 25 घटाओ, इसमें भी 25, सब में 25 25 घटा के लिखो। अब यहाँ पे कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बचेगा माइनस का 20, यहाँ पर बचेगा माइनस का 10, और यहाँ पे ये प्लस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ये बचेगा हमारा प्लस का 10, और यहाँ पर बचेगा 20। इस प्रकार ये हमारा ये वाला कॉलम बनके तैयार हो जाता है। फिर अगला कॉलम है F इंटू डी, अर्थात इन दोनों का गुणा, 20 का गुणा 5 का गुणा माइनस 20 में करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 20 पंजे 100। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 120। ठीक है, अब 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद इन दोनों गुणा करेंगे, इनका तो ये बन जाएगा हमारा 100, फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 80। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना, इन्हें जोड़ना है। तो देखो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा F इंटू डी बराबर, देखो ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है, तो 120 में से 80 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा हमारा 40। ठीक, अब इसके बाद क्या ना, बारंबारता को भी जोड़ना है हमें। तो जब इसको बारंबारता को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा, देखो 30 तो बेटा ये बन गया, 25 5 30, 30 और 10 40, 30 और 10 40, और 40 और 20 60। तो इसका जोड़ हो गया, यहाँ पे लिख लो सिग्मा F बराबर हो गया हमारा 60। अब यहाँ पे जो सूत्र होता है, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो समांतर माध्य बराबर जो सूत्र होता है हमारा A प्लस सिग्मा F इंटू डी और बटा सिग्मा F, ये होता है हमारा सूत्र। ठीक है, और ये सूत्र होता है हमारा विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य। ठीक है, अब मान लगा दीजिए भाई, A का मान कितना, A का मान 25 है, प्लस इसका मान माइनस का 40 और बटा इसका मान 60 है, तो यहाँ पे 60 लगा देंगे हम। अब थोड़ा हल करिएगा इसको, 20 से काटो, 20 दूनी और 20 तियां, तो यहाँ पे 25 प्लस माइनस माइनस और 3 का भाग 20 में लगाएंगे तो 0.666 चलेगा, तो यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। और 25 में से इतना घटाना है, तो 25.00, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 7 घटाइए, यहाँ से ढाई लेंगे 10, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे 9 और 9 में से 6 गया 3, दशमलव यहाँ पे 4, 24। तो बेटा जो इसका आंसर आया 24.33 निकल के आ गया। ठीक, तो ये प्रश्न का हल हो गया हमारा। एक बार आंसर देख लें इसका, फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है, इसका आंसर यहाँ 25 दे रखा है, लेकिन गलत कैसे हो गया भाई, एक बार चेक कर लो प्रश्न को मैं। देखो प्यारे बच्चों, मैंने प्रश्न में गलती कर दी। गलती क्या कर दी, ये वाला गुणा गलत कर दिया। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे 100 आएगा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 160 आएगा। मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया है, 80 लिख दिया, तो यहाँ पे 160 करिएगा आप लोग, 160।
अब ये संख्या प्लस की है और ये वाली संख्या माइनस की है, तो प्यारे बच्चों प्लस का 40 बचेगा, प्लस का 40 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 40 करेंगे, यहाँ पर भी प्लस करेंगे, तो ये हमारा जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद जो मिलेगा हमें 25.67। ठीक, तो ये इसका आंसर है। भैया माफी चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिए आप, बस हमने यहाँ पे गुणा गलत कर दिया था। चलिए हिंदी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्लस करना है, ठीक, घटाना नहीं, प्लस करना है। तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ 25 लिखना, 6-7 लिखना, हो जाएगा। अब इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा। तो प्रश्न नंबर है घाघड़ी। इस चित्र में हमें DAC का मान ज्ञात करना है। DADC यानी ये वाला कोण बताना हमें, ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, चलिए समझिएगा इसको भी। ये हमारा वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और ये यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ से मिलाया और इसको हमने मिलाया यहाँ से। तो हमें इस कोण की माप ज्ञात करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ A, और ये आपको पूरा पैमाना के साथ बनाना, पटरी प्रकार पेंसिल से बनाना है। और प्यारे बच्चों ये वाला कोण हमारा 30 अंश का, तो इसमें ये वाला कोण ज्ञात करना। तो और प्यारे बच्चों बता दूं मैं आपको, पहले लिख लो दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले वो लिख लो, फिर आपसे बात कर रहे हैं हम। इसमें दिया हुआ है कोण BAC बराबर 30 अंश। ठीक, ये वाला कोण 30 अंश का है। अब कोण ADC बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। ठीक, अब यहां से हम करेंगे हल। तो प्यारे बच्चों देखो, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता। देखो ये हमारा अर्धवृत्त में ये वाला कोण बना, सिर्फ इतना, ये वाला भाग इतना, तो ये वाला कोण हो जाएगा 90 अंश का। तो यहां पर लिखेंगे हम त्रिभुज ACB में क्या लिखेंगे, ACB में, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। कोण A और प्लस कोण B और प्लस कोण C, सॉरी हाँ C बराबर 180 अंश। ठीक है, तो A का मान 30 है और B का मान पता नहीं है, और प्लस कोण C का मान 90 अंश बराबर 180 अंश। देखो ये वाला कोण 90 अंश का है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 120, तो कोण B और 120 बराबर 180 अंश। तो कोण B बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो कोण B बराबर हो जाएगा हमारा 60 अंश। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण निकला हमारा 60 अंश का। ठीक है, अब इसके बाद ये जो चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, ABCD में, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। और सम्मुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने वाले। ठीक है, इसके सम्मुख ये है और इसके सम्मुख ये, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो लिखा जाए कोण B और प्लस कोण D बराबर 180 अंश। B का मान 60 निकाल चुके हैं, तो कोण D बराबर 180 अंश। तो कोण D बराबर 180 माइनस 60, तो कोण D बराबर निकलेगा हमारा 120 अंश। ठीक है, तो नई लाइन से या करके हमें लिख देना है कोण ADC बराबर 120 अंश। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न का हमारा हल हो गया। ठीक है, यानी ये वाला जो कोण निकला वो 120 अंश का निकल के आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद ये प्रश्न नंबर था हमारा 5वें का। घाघड़ी इसमें दिया भी नहीं था। चलिए हमारे पास दूसरा भी अनसोल्ड है, आपको दिखा दे जो आपको दिल को तसल्ली हो जाए यार। ठीक, देखो ये रहा, ठीक ये वाला है, 120 अंश निकल के आ गया हमारा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक नाव की शांत जल में, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर 5वें का, नहीं प्रश्न नंबर 6 है, छठे का। तो आप लिखेंगे माना धारा की चाल, माना
धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो नाव की चाल दे रखी है, नाव की चाल है हमारी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्यारे बच्चों जो इसमें दूरी दे रखी है हमारी, दूरी बराबर है 30 किलोमीटर। ठीक है, अब समझिएगा, जब ये देखो यहाँ पे होता क्या है, धारा और नाव पर आधारित प्रश्न आ जाए तो नाव की चाल हमेशा अधिक होती है और धारा की चाल कम होती है। तो नाव की चाल हमेशा जाना, यानी नाव की चाल अधिक होती है और धारा की चाल कम होती है, और नाव की चाल को आगे रखा जाता है। जब ये नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो चालें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक, धारा की दिशा में नाव की चाल को हमेशा आगे रखा जाएगा, धारा की चाल को पीछे रखा जाता है। 15 + x, तो दोनों चालें जुड़ जाएंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे T1, दूरी कितनी है 30 है, और चाल हमारी है 15 + x, ये T1 का मान हमें मिल गया। अब यहाँ से हम लगाएंगे दूसरा पेज। ठीक है, अब नई लाइन से लिखेंगे, ये धारा की दिशा में था, धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो जब नाव धारा के विपरीत दिशा में आएगी तो दोनों की चालें घट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखना 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे T2 बराबर दूसरा समय, दूरी हमारी 30 किलोमीटर है और चाल हमारी होगी 15 - x। ठीक, कितना समय लगेगा इसको। अब ये नाव जब धारा की दिशा में जाएगी और ये वापस आ रही है, तो बेटा आने जाने में जो कुल समय लगा 4 घंटा 30 मिनट का समय लगा है। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 + T2, यानी आने जाने में जो समय लगा 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट को कैसे लिखा जाएगा, देखो 4, अच्छा ये बता बेटा 4 घंटा 30 मिनट कितना हो गया, 4 घंटा 30 मिनट हो गया 4.5 घंटा, और 4.5 को ऐसे लिखा जाता है। तो T1 का मान कितना है, T1 का मान है 30/15 + x, और T2 का मान है 30/15 - x, और बराबर इसको हल करिए, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। ऊपर से 30 कॉमन ले लो, जब ऊपर से 30 कॉमन लेंगे तो 1/15, यहाँ पर यार चलो 1/15 + x कर लो। ठीक है, और 1/15 - x, और बराबर 9/2। तो 30 इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 15 + x, फिर 15 - x, और बटा ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 25 - x², और बराबर 9/2। तो ये x से x कट जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 30, फिर 30/25 - x² बराबर 9/2। तो प्यारे बच्चों इसका गुणा हो जाएगा तो 900 बन जाएगा ये। 900/25, गलत कर दिया मैंने, 15 का वर्ग 225 होगा ना, 225 और माइनस x², और बराबर 9/2। अब ये 9 से काट दीजिए इसको, 9 × 1 = 9, ये बनेगा 100। कैसे गुणा करो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये बनेगा हमारा 225 - x² बराबर 200 हो जाएगा। अब 225 को उधर भेजो, तो -x² बराबर 200 - 225, तो -x² बराबर माइनस का 25 माइनस माइनस कट जाएगा, तो x² बराबर 5 पे घात 2, घात से घात कट जाएगी, तो x बराबर निकलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये आ गया प्रश्न का हल।
तो नई लाइन से लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों ये आ गया प्रश्न का हल, ठीक है। तो एक बार इसका मैं आंसर देख लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक, सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद आप। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के और सड़क के दूसरी ओर स्थित मकान के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30, 45 और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? ठीक, प्रश्न तो आपने देख लिया, ऐसे हल कैसे करना देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 6 का खरगोश, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान और सड़क की दूसरी ओर स्थित एक मीनार है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी है सड़क, तो ये हमारा है एक मकान और ये हमारी है एक मीनार। पर देख लें क्या कह रहा है प्रश्न, मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण। हाँ ठीक, सही है। तो मीनार है हमारी ऊंची, ठीक है, यहां तक बढ़ा लीजिए। एक बार प्रश्न फिर पढ़ रहे हैं हम। देखो मीनार के शिखर और मकान की छत, यानी इसको यहां से आपको ऐसे मिलाना है, फिर इसको आपको यहां से ऐसे मिलाना है। मीनार के शिखर और छत और आधार के अवनमन कोण, और इसको यहां से ऐसे मिलाना, आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 है। तो ये वाला 45 कर लो, सॉरी 60, ये वाला 60 कर लो। तो चित्र बनके तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो सी, यहाँ लिखो डी, और यहाँ लिख लो ई, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे दर्शा दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए ई एक मकान, ठीक है, और ए बी सड़क तथा बी डी एक मीनार है। और इसमें थोड़ा और कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, मकान की ऊंचाई 10 मीटर है। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी हमारी कितनी, 10 मीटर है। तो जब ये 10 है तो ये भी 10 है, और ये वाली एच कर लो, ये एक्स कर लो और ये एक्स कर लो। तो हमें इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में। तो tan 45, तो h बटा x, tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर h बटा x। तो प्यारे बच्चों x बराबर निकलेगा h, इतना। अब समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पे लिखना हमें tan 60, तो h प्लस 10 और बटा x। इस प्रकार tan 60 का मान √3, तो h प्लस 10 और बटा, और देखिए x का मान कितना h है, तो यहाँ पे h लगा दो ना इसकी जगह पे, ठीक, गुणा कर दो इसका इसमें, इसके नीचे करो पहले इसका इसमें। तो √3h बराबर हो जाएगा h प्लस 10, इसको इधर ले आइए, तो √3h और ये माइनस का h बराबर 10। तो यहाँ से h कामन ले लेंगे, तो √3 - 1 और बराबर 10 हो जाएगा। इसका भाग लगा देंगे तो h बराबर हो जाएगा 10 बटा √3 - 1, इसका परमेकरण, तो √3 + 1 और √3 + 1, इस प्रकार। तो h बराबर हो जाएगा 10 √3 + 1 और बटा 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो h बराबर 10 √3 + 1 बटा 2, 2 × 2, ये बनेगा 5। तो h बराबर 5 का अंदर गुणा कर दो, 5 √3 और प्लस 5, इतना, ये h का मान मिला हमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना हमें, तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो नई लाइन से लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर, अरे प्यारे बच्चों मीनार की ऊंचाई यही तो 10 + h, तो यहाँ पे लिखना हमें 10 + h। तो 10 और प्लस h का मान ये रहा 5 √3 और प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 5 √3 और प्लस 10, 5 15 हो जाएगा। यहाँ से 5 कामन लेंगे तो √3 + 3, और यही हो गया प्रश्न का आंसर। लास्ट में मीटर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है हमारा गा गमला, उसको देखिए।
तो प्रश्न हमारा है छठे का ग गमला। यहाँ पे लिखा हुआ एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन इतना है तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी और पाई का मान हमें ये लगाना है। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर हमारा छठे का ग गमला। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात यानी R/H, R/H बराबर दे रखा है हमारा 3/4। तो हमें इसमें क्या ज्ञात, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है तो यहाँ से H का मान निकाल लो। तो H बराबर हो जाएगा हमारा, H बराबर निकालें, इसका गुणा इसमें कर लो पहले 3H, इसका इसमें 4R हो जाएगा। तो H बराबर निकलेगा हमारा 4R/3 इतना। और यहाँ पे जो इसका आयतन दिया हुआ नहीं, शंकु का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, शंकु का आयतन बराबर है हमारा 301.44। ये हमारा शंकु का आयतन यहाँ पे दे रखा और शंकु का आयतन है हमारा 1/3 पाई R² H बराबर 1.44 इतना। ठीक, तो 1/3 पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ 3.14 लगाना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.14 और इस R तो यही लिखिए आप, और इस H की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे हम 4R/3 और बराबर 301.44। अब ये 3 त्रिका 9 बन जाएगा हमारा, 3 त्रिका 9 बनेगा, 3 त्रिका 9 और 4 गुणा करो इसमें, देखो 4 चौक 16, 4 एकन 4 और 1 5 और 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा R/3 बराबर 301.44। एक बार फिर सुनिए, अब देखो बेटा 4 का गुणा इसमें करें तो संख्या देखो 4 चौक 16, 4 एकन 4 1 5 और 4 3 12 और 10 में से पीछे 2 अंक है तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, फिर 3 त्रिका 9, R1 ये 2 ये तो R³ बन गया। अब यहाँ पे देखो दशमलव से पीछे अंक समान है तो दशमलव हमारा हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1256/9 और R/3 और बराबर ही हो जाएगा हमारा 30/144 इतना बन जाएगा। और प्यारे बच्चों ये चला जाएगा हमारा, देखो जब इसका भाग इसमें लगाएंगे यानी 256 एकन और जब इसका इसमें लगाएंगे तो ये हमारा चला जाएगा 24 बार। ठीक, 24 बार। तो यहाँ पे मैं तो R/3/9 बराबर 24। अब 4 का 9 का गुणा 24 में करो तो R/3 बराबर 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21। अब ये 216 होता है हमारा 6 का घन होता है तो R/3 बराबर 6/3, ये इससे कट जाएगा तो R बराबर 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। और इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा था ना त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी, शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर निकल के आ गई हमारी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा छठे का घा घड़ी। ये प्रश्न है हमारा 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को पढ़ने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा छठे का घा घड़ी, तो यहाँ पे लिखना माना इकाई का अंक 22 तथा दहाई का अंक x है। तो नई लाइन से लिखना संख्या बराबर 10x + 22। ठीक, ये हमारी अभीष्ट संख्या बन गई। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न लास्ट में कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो x - 22 बराबर 2, ये बन गया समीकरण नंबर पहला। फिर आगे प्रश्न कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या
फिर उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल, इसके अब अंक पलटिए तो 10y और प्लस x, अब इनका योगफल बराबर 66 है। तो हो जाएगा 10x प्लस 11y और बराबर 66। तो यहाँ से 11, सॉरी माफी चाहता हूँ 11, तो यहाँ से 11 कॉमन ले लो, x प्लस y बराबर 66, 11 1 11, 11 छक्का 66, तो x प्लस y बराबर निकलेगा हमारा 6। ये समीकरण नंबर 2। अब ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो, x माइनस y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है। अब विलोपन से हल कर दो, y से y कट गया, x से x, 2x बराबर 8, 2 1 2, 2 चौकू 8, x बराबर 4। ये वाला लगा दो 1 या 2 में, 1 में रखने पर जो x बराबर 4 है 1 में लगा दो, 2 में लगाओ 2 में, तो x बराबर 4 2 में यहाँ पे लगा दो, तो 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर निकलेगा 2। तो नई लाइन से लिखना अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर थी हमारी 10x प्लस y। तो जो हमने x y के मान निकाले वो यहाँ लगा दीजिए, तो 10 गुणा 4 और प्लस 2, तो यहाँ पे निकलेगा ये 40 और प्लस 2, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर निकल के आ गया 42। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। हमारा प्रश्न है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद इतना दिया हो। यानी 25 पदों का योगफल ज्ञात करना। जरा ध्यान समझिएगा इसको आप लोग। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर डालना 7वें का an बराबर 3 प्लस 2n। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे n बराबर 1 लगाओ। पहले n बराबर 1 रखने पर, जब इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर, यहाँ पे 1 लगाएंगे, 3 प्लस 2 गुणा 1, तो a1 बराबर निकलेगा, अरे भैया 3 प्लस 2, तो a1 बराबर निकलेगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो n बराबर 2 रखने पर, जब इसमें n बराबर 2 रखेंगे हम, तो a2 बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 गुणा 2, तो a2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4, तो a2 बराबर 7 हो जाएगा। अब n की जगह 25 रखेंगे, n बराबर 25, तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से n बराबर 25 रखने पर, क्योंकि 25 पदों, तो देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो पहले पहला पद ज्ञात करना और दूसरा पद ज्ञात करना और लास्ट वाला पद ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो n बराबर 25 रखेंगे, तो जब n बराबर 25 रखेंगे, यहाँ 25 रखेंगे, यहाँ 25 रखेंगे, तो a25 बराबर 3 प्लस 2 गुणा 25, तो 3 प्लस 50 तो हो जाएगा 53। अब क्या करना था, ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे AP, क्या लिखेंगे AP अर्थात समांतर श्रेणी। तो पहला पद कितना 5 है, दूसरा पद कितना 7 है, कितने का अंतर, 2 2 का अंतर है, तो अगला पद कितना होगा, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, तो डैश डैश और अंतिम पद कितना है 53 है। ठीक, अब इसमें ये वाला मान हो गया a का, तो a बराबर कितना है 5 है, और d बराबर 9 में से 7 घटा दो या 7 में से 5 घटा दो, 7 माइनस 5, तो d बराबर मिलेगा हमें 2। अब ये हमारा an का मान हो गया, an बराबर कितना है, यानी अंतिम पद होता ना, n बराबर कितना 53 है ये, और इसमें कितने पदों का पूछा है 25 पदों का पूछा है, तो n बराबर लिख दो 25। तो हमारा जो सूत्र होता है SN बराबर n बटा 2 a प्लस an। प्यारे बच्चों ये सूत्र लगा दीजिए, n का मान 25 बटा 2, a का मान 5 और an का मान, सॉरी माफी चाहता हूँ, अच्छा हाँ 53 है, तो यहाँ पे 53 लगा दीजिए। तो ये तो हो जाएगा 25 बटा 2, इनको जोड़ेंगे तो 58, तो 2 1 2, ये हो जाएगा 29। गुणा करा दीजिए इसका आप, तो जब इन दोनों गुणा कराएंगे हम 25 गुणा 29, तो गुणा आएगा हमारा 725। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा अब आप। प्रश्न नंबर 7 में था, तो
प्रश्न नंबर 7 में का अथवा है। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर है 7 में का अथवा, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर, लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 3 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु यदि उसकी लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम दूसरा पेज लगा लें। तो सबसे पहले लिखना है हमें प्रश्न नंबर 7 में का अथवा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई, ठीक है, वर्ग मीटर। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे लिख लो प्रश्नानुसार, या शर्त फर्स्ट लिख लो, इसकी शर्त फर्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न कह रहा है लंबाई में 2 मीटर की कमी, लंबाई में 2 मीटर की कमी, तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी x माइनस 2। पहले लंबाई कितनी थी x थी, अब लंबाई में 2 मीटर कमी हो गई है और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि। तो नई लाइन से लिखना है चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि यानी y प्लस 2। तो इसके क्षेत्रफल में क्या कह रहा प्रश्न, तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। पहले x था तो x बाई और प्लस 10 बढ़ गया। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों गुणा करिए, x माइनस 2 और बाई प्लस 2 बराबर x बाई और प्लस 10, इनका गुणा कराइए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो x बाई, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 2x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2 बाई और 2 का प्लस में करेंगे तो माइनस का 4 बराबर x बाई और प्लस 10। तो प्यारे बच्चों x बाई से x बाई मारा जाएगा और इस 4 को उधर भेज देंगे तो 2x माइनस 2 बाई और बराबर हो जाएगा ये 14 बन जाएगा। और 2 का यहाँ से 2 कामन ले लो, जब यहाँ से 2 कामन लेंगे तो x माइनस बाई बराबर 14, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, तो x माइनस बाई बराबर 7। ये बना हमारा समीकरण नंबर पहला। अब इसकी शर्त नंबर 2 देखिएगा। शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 में कह रहा है परंतु लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो लंबाई बराबर x प्लस 2 मीटर हो गई, ठीक है। और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी यानी बाई माइनस 3, बाई माइनस 3, चौड़ाई हमारी बाई है ना, तो बाई माइनस 3। तो इसका क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, ठीक। 45 से आप 45 की x माइनस 45 लिखा हुआ, ठीक है। अब इन दोनों गुणा x प्लस 2 और बाई माइनस 3 और बराबर x बाई और माइनस का 45, इसका इसमें गुणा करिए, x बाई माइनस 3x प्लस का 2 बाई माइनस का 6 और x बाई माइनस 45। तो प्यारे बच्चों x बाई से x बाई मारा जाएगा तो माइनस का 3x और प्लस का 2 बाई, तो माइनस का 45 और प्लस का 6, तो माइनस का 3x प्लस का 2 बाई बराबर ये बचेगा माइनस का 39। 15 में तो 6 जाएगा, 9 39 बचेगा, ठीक है। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमें विलोपन से हल करना है, विलोपन से करना हल। तो हल कैसे करेंगे देखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 गुणा 2 तथा समीकरण
2 गुणा 1, यानी समीकरण 1 में 2 का गुणा करो, एक यही तो इसमें 2 का गुणा करो, तो जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 2y बराबर 14, और इसमें 1 का गुणा करें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यही लिख दो पूरा। तो माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर माइनस का 39। और प्यारे बच्चों यहाँ पे मारेंगे लकीर। अब यहाँ पे इसको हल करिए तो ये इससे कट जाएगा, तो ये माइनस का x बचेगा और बराबर यहाँ पर माइनस का बचेगा 5। 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और 3 में से 1 जाएगा 2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो नई लाइन से लिखना हमें x बराबर 25, और ये वाला मान कहाँ लगाना हमें, समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर जो x बराबर 25 है कहाँ लगाना, 1 में लगाना, यहाँ पर 25 यहाँ पे रखिए, तो 25 माइनस y बराबर 7, 25 को उधर भेजिए, तो माइनस y बराबर 7 माइनस 25, तो माइनस y बराबर माइनस का 18, 18 7 25, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 18। तो नई लाइन से लिखना लंबाई जो हमारी निकली है बेटा 25 मीटर, और जो चौड़ाई हमारी बाई है ये निकली 18 मीटर, और यही हो गया प्रश्न का हल। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसमें ये आंसर दे रखा हमें गलत, ठीक है। आंसर क्या हो सकते हैं इसके दोनों आंसर गलत दे रखा है। देखो आपके अनसोल्ड में ये दोनों आंसर गलत हैं, ठीक है। देखो जो पहले वाला निकाला था हमने 7वें का 700, देखो 25 लिखा हुआ है ये, और इसका अथवा इसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई हमारी 18 मीटर है, ठीक है। तो ये देखो लंबाई हमारी 25 मीटर और चौड़ाई हमारी 18 मीटर, तो जो आपके अनसोल्ड में वो आंसर गलत है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। लास्ट में एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।